हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 21 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस सेगमेंट में जो भी डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्या कुछ उनका एक्सप्लेनेशन होता है, क्या कुछ उनसे जीके के प्रश्न बनते हैं, इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से और बहुत ही डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ से। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो सद्भावना दिवस है यह कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 18 अगस्त, बी ऑप्शन है 20 अगस्त, सी ऑप्शन है 19 अगस्त और डी ऑप्शन है 21 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो सद्भावना दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सद्भावना दिवस 20 अगस्त। और हम अगर आगे बात करें तो देश के जो 7वें प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, इनके सम्मान में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जो हैं इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई, जिसे अब मुंबई के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है और ये देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। आगे अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो साल 1984 से लेकर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ये बने थे और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आगे अगर हम बात करें, यह जो दिन है यानी कि जो सद्भावना दिवस है, इस दिन समाज में शांति, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यानी कि समाज में शांति बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना और एकता यानी यूनिटी को बढ़ावा देना इस दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और इसीलिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारसी नवरोज दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो पारसियों का जो पारसी होते हैं उनका जो नववर्ष होता है जिसे नवरोज के नाम से जानते हैं, तो यह कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 11 अगस्त, बी ऑप्शन है 16 अगस्त, सी ऑप्शन है 17 अगस्त और डी ऑप्शन है 10 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को पारसी नवरोज यानी पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज के नाम से जानते हैं, यह मनाया गया। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पारसी न्यू ईयर 2024, और यह कब मनाया गया? यह 16 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? यह 16 अगस्त को मनाया गया। आगे अगर हम बात करें तो पारसी नववर्ष जो है यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यानी कि जो पारसी लोग नववर्ष मनाते हैं यह वर्ष में एक साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला जो मनाते हैं वह 21 मार्च को और दूसरा जो नववर्ष होता है इनका वह 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रकार पारसी जो होते हैं ये नववर्ष को 2 बार मनाते हैं एक वर्ष में। पहला मनाते हैं 21 मार्च को और दूसरा 16 अगस्त को मनाया जाता है। 21 मार्च को ये लोग जो नववर्ष मनाते हैं उसे नवरोज कहा जाता है और जो 16 अगस्त को मनाया जाता है उस नववर्ष को शहंशाही नववर्ष के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये एक साल में 2 बार नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करें, जो पारसी धर्म ईरान का मूल धर्म है, यानी कि जो पारसी धर्म है ये ईरान का मूल धर्म है, वहीं से ये निकल करके सामने आया। और आगे हम बात करें तो जो जरथुस्त्र हैं, यानी कि जिनका नाम था जरथुस्त्र, ये पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यानी कि इनको पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है। पारसियों के अगर धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो जो जिंद अविस्ता है ये इनका धर्म ग्रंथ है पारसियों का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जरथुस्त्र जो है ये पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 15 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय शोक दिन के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जिस दिन हमारे यहाँ अपने प्यारे भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन 15 अगस्त को ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, के रूप में वहाँ पर मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शोक
दिन के रूप में यहाँ पर मनाया गया है या मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें कि क्यों 15 अगस्त को वहाँ पर राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसकी वजह है 1975 को, यानी कि 15 अगस्त 1975 को इसी दिन यानी कि 15 अगस्त के ही दिन शेख हसीना, जो कि अभी वहाँ पर वर्तमान प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने भी अपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो शेख हसीना के जो पिता थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, उनके परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। यानी कि 15 अगस्त 1975 के ही दिन वहाँ पर एक हिंसक घटना हुई थी और उसी हिंसक घटना में वहाँ शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक भी माने जाते हैं, यानी जो बांग्लादेश है उसके संस्थापक भी यही माने जाते हैं, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो इनके और इनके पूरे परिवार के साथ में इनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी, थोड़ी नई जानकारी आपको मिली होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में भी आई होगी ये जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? यानी कि NIRF की भी एक सूची जारी हुई NIRF के द्वारा, और इस सूची में लगातार छठी बार कौन शीर्ष पर रहा? तो ए ऑप्शन है IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT कानपुर, सी ऑप्शन है IIT दिल्ली और डी ऑप्शन है IIT खड़गपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIT मद्रास जो है वो NIRF की सूची में लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है। आगे अगर हम बात करें तो NIRF का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो भी नेशनल इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी एक फ्रेमवर्क जारी की जाती है, उनकी एक रैंकिंग जारी की जाती है। तो 2024 में भी एक सूची जारी की गई, जो नेशनल के इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी सूची जारी की गई, और इस सूची में IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की हुई है। यानी कि जो IIT मद्रास हैं इसने लगातार छठी बार टॉप पोजीशन हासिल की है। सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, इसको सेकंड स्थान मिला हुआ है, यानी कि सेकंड पोजीशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला। थर्ड स्थान जो मिला है वो है IIM कोझिकोड, जो कि केरल में है, IIM कोझिकोड, और फर्स्ट रैंकिंग IIT मद्रास को मिली हुई है। आगे अगर हम बात करें IIM अहमदाबाद जो है, इसको लगातार 5वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट संस्थान का इनको दर्जा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो इसकी जो लिस्ट है वो जारी कौन करता है? जारी करता है NIRF, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। यह एक जो इंस्टीट्यूट होते हैं भारत के, इनकी एक लिस्ट जारी करता है, और कौन से इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी में है और किस कैटेगरी में कौन किस पोजीशन पर है, इनकी एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें 2024 में जो ये लिस्ट जारी की गई उसमें ऑल ओवर यानी कि सभी कैटेगरी में जो IIT मद्रास है वो टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, और ऐसा लगातार छठी बार है जो कि IIT मद्रास वो टॉप पोजीशन पर बना है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? यानी कि जो फ्लड वॉच ऐप है ये एक बार पहले भी लॉन्च किया जा चुका है, इसका सेकंड वर्जन 2.0 वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया। तो ऐसा इसको किसने लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है CR पाटिल। तो CR पाटिल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जो है, यानी कि इसका सेकंड जो संस्करण है, सेकंड वर्जन है, ये लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया है? फ्लड वॉच इंडिया 2.0 जो ऐप है ये लॉन्च किया है। फ्लड वॉच जो इंडिया ऐप है 2.0 ये 2023 में लॉन्च किए गए फ्लड वॉच इंडिया ऐप का उन्नत संस्करण है, यानी कि इसका लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन है। 2023 में फ्लड वॉच इंडिया ऐप लॉन्च किया गया था, और उसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है वो फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 है, जो कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें कब
लॉन्च किया गया? तो 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है जिनका नाम है CR पाटिल, इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया, यानी कि इन्होंने इसका शुभारंभ किया हुआ है। इसके द्वारा होगा क्या? तो इसके द्वारा 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जो जानकारी है और पूर्वानुमान है वह प्रदान करने में यह सक्षम है। यानी कि कहीं पर भी अगर बाढ़ जैसी स्थिति आने वाली होगी तो ये 7 दिन पहले ही बाढ़ की जो भी स्थिति होगी उसकी जानकारी और उसका जो पूर्वानुमान होगा वह प्रदान करेगा ये जो फ्लड वॉच इंडिया ऐप है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यानी कि जो जियो पारसी योजना पोर्टल है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है किरण रिजिजू और डी ऑप्शन है प्रभात झा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किरण रिजिजू के द्वारा जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं श्री किरण रिजिजू, इन्होंने जियो पारसी स्कीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करें यह जो पोर्टल है यह क्या करेगा? तो यह पोर्टल पारसी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने, अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यानी कि ये जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जो पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जियो पारसी स्कीम पोर्टल, इसके द्वारा जो पारसी समुदाय के लोग होंगे वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति को जांच सकते हैं और जो भी लाभ होंगे उन लाभ को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने में यह सक्षम बनाएगा यह जो पोर्टल होगा। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? यानी कि अभी हाल ही में जो विनय मोहन क्वात्रा जी हैं इनको किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है USA, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि USA में विनय मोहन क्वात्रा जी को USA का नया राजदूत इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो पूर्व विदेश सचिव ये रह चुके हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। तो पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो तरनजीत सिंह संधू जो हैं इनके स्थान पर ये आए हुए हैं। इनसे पहले कौन यहाँ पर नियुक्त थे राजदूत के रूप में? तो तरनजीत सिंह संधू जो थे ये यहाँ पर राजदूत के रूप में नियुक्त थे और अब इनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा आए हुए हैं। बात करें वह फ्रांस और नेपाल में भी भारत के राजदूत रहे हैं। यानी कि जो विनय मोहन क्वात्रा हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं और यहाँ पर नियुक्त होने से पहले ये फ्रांस और नेपाल में भारत के राजदूत भी रहे हैं और इससे पहले ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं। यानी कि पूर्व विदेश सचिव भी ये रह चुके हैं विनय मोहन क्वात्रा जी और अब इनको अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? यानी कि जिसे ईडी के नाम से हम जानते हैं, आप सभी लोग ईडी जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था उस टाइम ईडी। तो हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है राहुल शाही, बी ऑप्शन है शुभम तिवारी, सी ऑप्शन है राहुल नवीन और डी ऑप्शन है मनोज तिवारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राहुल नवीन जो हैं इनको प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राहुल नवीन जी को और इन्हीं को ही अभी प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले यानी कि संजय कुमार मिश्रा इससे पहले डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे और उनके स्थान पर ही राहुल नवीन जी को अपॉइंट किया गया है। बात करें क्या जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है क्या कार्य करता है? तो यह भारत में जो आर्थिक कानूनों और विनियमन होते हैं उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण एजेंसी है। यानी कि भारत में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो भी इकोनॉमिकली जो रूल्स बनाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स के जो भी रूल्स बनाए जाते हैं आर्थिक से संबंधित,
धन के से संबंधित जो भी नियम लगाए जाते हैं, जो भी कानून विनियमन जो भी लागू किए जाते हैं, उन सभी को लागू करने का जो कार्य होता है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण एक यह जिम्मेदार एक एजेंसी होती है जो कि आर्थिक कानूनों और विनियमों को लागू करने के लिए जो है वो जिम्मेदार और एक महत्वपूर्ण एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से एक राजदूत से, एम्बेसडर से ही क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन कवर किया जो कि विनय मोहन क्वात्रा जी को यूएसए का राजदूत नियुक्त किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र में भारत का, यानी किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है पर्वतनेनी हरीश, बी ऑप्शन है सुंदर सिंह, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र और डी ऑप्शन है डी चंद्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्वतनेनी हरीश, जिन्हें पी हरीश के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इन्हें पी हरीश के नाम से भी जानते हैं। तो इनको ही संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये पी हरीश जी हैं, पी हरीश, और इनको ही संयुक्त राष्ट्र का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो वरिष्ठ IFS यानी कि IFS ऑफिसर जो है पी हरीश, इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और इससे पहले यहाँ पर कौन थी, तो वह रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे जो जून में सेवानिवृत्त हुई थी। यानी कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में जो राजदूत के पद पर कौन कार्य कर रहा था, रुचिरा कंबोज, जो कि काफी ज्यादा वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। और इनको अभी वहाँ से रिटायरमेंट हुआ है इनका संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के रूप में, और इनके स्थान पर पी हरीश जी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। बात करें तो पी हरीश 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं और फिलहाल जर्मनी में भारत के राजदूत हैं, यानी कि वर्तमान में ये जर्मनी में भारत के राजदूत हैं और अब इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैलेंडर खोजा गया है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कैलेंडर खोजा गया। तो ए ऑप्शन है तुर्की, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैलेंडर खोजा गया है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में तुर्की में दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कैलेंडर की खोज की गई है। यह कैलेंडर लगभग 13,000 साल पुराना है, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है और यह लगभग 13,000 साल पुराना है। इसे एक पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है। खंभे पर वी शेप के 365 निशान, यानी कि इस शेप में 365 निशान है और यह एक कैलेंडर के रूप में व्यवस्थित है और यह 13,000 साल पुराना है। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, ये वी शेप्ड है, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं, ये वी शेप्ड है और ये एक पत्थर पे इनको उकेरा गया है, जो कि ये कुछ ऐसी आकृति दर्शाई गई है और ये कि ये कैलेंडर माना जा रहा है इसको, जो कि 13,000 साल पुराना है। 13,000 साल पुराना है और इसे पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है, जो खंभे पर वी शेप के ऐसे अभी मैंने आपको दिखाया कि वी शेप के 365 निशान हैं। बात करें तो इस पूरे कैलेंडर में 12 चंद्र महीने हैं और 11 अतिरिक्त दिन हैं, यानी कि जो 12 चंद्र महीने होते हैं उनको इस कैलेंडर में दर्शाया गया है और इसके अतिरिक्त 11 अतिरिक्त दिन हैं, उनको इसमें बताया गया है इस कैलेंडर में। शोधकर्ताओं के अनुसार यह कैलेंडर 10,850 ईसा पूर्व के आसपास हुए एक धूमकेतु के हमले की याद में बनाया गया होगा। यानी कि जो शोधकर्ता हैं, जो इसके बारे में शोध कर रहे हैं, वो बताते हैं कि यह जो कैलेंडर है ये 10,850 ईसा पूर्व के आसपास हुए एक धूमकेतु के हमले की याद में बनाया गया होगा। और इसमें ये सब जो आकृतियां हैं, जो कि वी शेप की आकृतियां हैं, इस पत्थर पर खंभे पर बनाई गई हैं, इनके निशान 365 हैं और ये 12 चंद्र महीने दर्शाता है और इसके अलावा अतिरिक्त दिन भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।